हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, तभी आपके साथ हर वक्त अच्छा होता जाएगा। अच्छाई ही एक है जो इंसान को आगे लेकर जाती है और बुराई इंसान को और भी नीचे लेकर जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ हर काम करें। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि असल में कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने अपनी शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। बुलंद शहर का एक राजा था। वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर जाम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघ कर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाए। शायद वहां से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझा आ जाएगी कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता है। उसने दुकानदार को कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन के लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, ये जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं दोस्तों। यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दिया। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य के जवाब सुनने के बाद ये कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करो। हाँ, बुरे विचार आएंगे, फिर भी आपको इसके लिए अवेयर होकर अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचकर तो देखिए, तब अच्छा ही होने लगेगा। बुराई में भी अच्छाई को ढूंढे और आपके साथ तब अच्छा ही होने लगेगा। मैंने ऐसा खुद करके देखा है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, हीरा और उसकी परख। बहुत साल पहले की बात है। एक व्यक्ति को उसके पिता ने मरते समय 2 बड़े हीरे देते हुए कहा कि इनमें से एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। परंतु आज तक कोई भी इंसान ही पहचान नहीं पाया है
कि इनमें कौन असली है और नकली है। ये मेरा स्वर्गीय पिताजी की दी हुई निशानी है, जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उस व्यक्ति की पिता ने यह कहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल। पिता के मरने की कुछ दिन बाद गोपाल अपने राज्य के राजा के पास गया और उनसे कहा कि मेरे पास एक जैसे दो हीरे हैं, जिसमें एक असली है और एक कांच का है। यदि कोई उन हीरों को परख कर असली और नकली के बारे में बता देगा तो मैं यह हीरा राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा, और यदि कोई उसके बारे में सही नहीं बता पाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको मुझे राजकोष में से हीरे की कीमत का धन देना पड़ेगा। राजा ने गोपाल की शर्त मान ली और कई पारखियों को उन हीरों को पहचान की कार्य में लगा दिया, परंतु राज्य का कोई भी पारखी उन हीरों में से असली और नकली हीरे के बारे में नहीं बता पाया। अतः राजा को गोपाल को उसके हीरे की कीमत का धन अपने राजकोष से देना पड़ा। इसी तरह गोपाल दूसरे कई बड़े राज्य में गया, वहां की राजाओं से भी इसी प्रकार की शर्त रखकर जीतता आया और अपने हीरे को बिना बेचे ही बहुत सारी धन एकत्र कर लाया। गोपाल अपने उस धन को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा राज्य और मिला। गोपाल ने उस राज्य के राजा से भी जाकर भेद की जाड़े का समय था, इसलिए उस छोटे से राज्य के राजा ने अपने दरबार खुले मैदान में लगा रखा था, जिससे सभी दरबारी और राज्य की जनता धूप सेकते हुए राज दरबार का काम निपटा रही थी। तभी गोपाल भी राजा से इजाजत लेकर वहां आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो हीरे हैं, जिसमें एक असली और एक नकली है। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और दोनों हीरो को परखने के लिए कहता हूं, पर आज तक मेरे उन दो हीरो को कोई परख नहीं पाया है। इसलिए मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं और अब आपके राज्य में अपनी वही शर्ट लेकर आया हूं। गोपाल ने अपने दोनों हीरे राजा के सामने पर रखकर कहा, अगर आपके राज्य में किसी ने मेरे असली और नकली हीरे को परख लिया तो मैं हार जाऊंगा और अपना यह कीमती हीरा आपके राज्य के राजकोष में जमा करवा दूंगा। यदि आपके राय में कई इन्हें परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। राजा और राजा की दरबारियों ने उन हीरो को देखकर कहा कि हम नहीं परख सकते हैं कि इसमें कौन असली है और कौन नकली है। तभी प्रजा के बीच में से एक जंघा आदमी उठा और उसने कहा कि मुझे इन हीरो को परखने का एक अवसर दिया जाए। बात राज्य की प्रतिष्ठा का था, इसलिए राजा ने उस अंधे आदमी को नहीं रोका, उसको हीरे को परखने की इजाजत दे दी। उस अंधे आदमी ने उन दोनों हीरो को हाथ से छुआ और तुरंत ही कह दिया कि यह असली है और यह कांच का टुकड़ा है। अंधे की बात सुनकर गोपाल ने बोला, सही परखा आपने, परंतु मैं हारने से पहले यह जरूर जानना चाहूंगा कि बिना आंखों के हीरे और कांच को कैसे पहचाना आपने। उस अंधे आदमी ने कहा कि हम सभी लोग धूप में बैठे हुए हैं और तुम्हारे हीरे भी इन धूप में ही रखे हैं। जो इस धूप में भी ठंडा बना रहा है वो हीरा है, और जो गर्म हो गया वह कांच है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी आप इस बात को देखना कि जो इंसान बात बात पर गर्म हो जाए, किसी से उलझ जाए, वह इंसान कांच है, और जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वो इंसान हीरा होता है। तो अगर कुछ बनना है तो हीरा बनो, फालतू के कांच नहीं तो दर्शकों। अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, चाणक्य जैसी एक आदमी। एक बार मूसलाधार वर्षा होने के कारण एक नदी के किनारे बसे एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदी के पानी ने रात के अंदर उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। पानी तेजी से लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया था। लोग घबराकर अपने घरों का सामान बेचने में लग गए थे। तब तक लोगों के लगभग सारे जानवर पानी में बहकर इधर उधर जाने लगे। तब गांव के सभी लोग अपने जरूरत का सामान लेकर अपने परिवार सहित गांव से थोड़ी दूर एक ऊंचे टीले पर जाकर बस गए और बारिश के रुकने और अपने गांव से नदी के पानी के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे थे। परंतु जब गांव वालों को ये पता चला कि उस बाढ़ के और बढ़ने की संभावना है और इस बार उस बाढ़ में ये ऊंचा टीला भी पानी में डूब सकता है, तो सभी गांव वालों ने वहां से पलायन करने का निश्चय कर लिया था। गांव के मछुआरों ने अपनी छोटी छोटी नाव को उस नदी में उतार दिया था, जिसमें गांव के लोग अपने सामान के संभार हो गए थे। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास उसका पालतू कुत्ता भी था। लोगों ने उस व्यक्ति से कहा कि
वो अपने कुत्ते को साथ लेकर न चले, लेकिन वो व्यक्ति अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उस व्यक्ति के साथ उस कुत्ते को भी उस नाव में बैठा लिया गया। कुत्ता आखिर था तो जानवर ही, इसलिए वो नाव पर शांत कैसे बैठ सकता था। नाव चलने की कुछ देर बाद ही कुत्ते ने नाव पर उछलना, कूदना और भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के डर से जब नाव से बैठे आदमी अपनी जगह से हिलते डुलते थे तो दो छोटी सी नाव अपना संतुलन खोने लगती थी, जिससे नाव में बैठे सभी लोग घबरा जाते थे। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को बहुत संभालने की कोशिश करता था, परंतु वे इन प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता था। इसलिए अब उसे भी कुत्ते को अपने साथ लेकर आने की भूल पर पछतावा होने लगता है। कुत्ते के उछल कूद से जब सभी लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं, तब उस नाव पर सवार एक लड़का कुत्ते के मालिक से कहता है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस कुत्ते को 1 मिनट में सही कर सकता हूँ। अब कुत्ते के मालिक के पास उस लड़के की बात मान लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, और कुत्ते के मालिक के हाँ करते ही उस लड़के ने कुत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, मैंने कुत्ता पानी के बहाव में जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। वो अपनी जान बचाने की कोशिश में तेजी से उस नाव का पीछा करने लगा। कुछ देर तक सबक सीखने के बाद उस लड़के ने कुत्ते को सहारा देकर उस नाव पर वापस चढ़ा लिया। नाव पर वापस आते ही वो कुत्ता अपने मालिक के पैरों के पीछे दुबक कर चुपचाप मिनमिनाता रहा था। लड़के की इस चतुराई को देखकर नाव में बैठे लोग उसके बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। कुत्ते का मालिक उस लड़के से पूछता है कि कुत्ते को शांत करने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये युक्ति कैसे आई। वो लड़के ने सभी को समझाते हुए ये कहा कि कभी दूसरे की परेशानी या उनके दुख का पता हमें तब तक नहीं चल पाता जब तक हम स्वयं उस परिस्थिति में नहीं आते। इसी तरह इस कुत्ते को भी पता नहीं था कि इसकी वजह से हमारी जान को खतरा हो रहा है, मगर अब खुद पानी में गिरने के बाद इसे इस नाव की और परिस्थिति को समझ में आ गया। अब ये दोबारा उछल कूद नहीं करेगा। जब सभी लोग सुरक्षित नदी पार करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो सभी एक बार फिर उस लड़के को धन्यवाद कहते हुए उसकी सूझबूझ और सीख की प्रशंसा करते हैं। उसी दिन से गांव के सभी लोग उस लड़के को चाणक्य की दूसरे रूप मानने लगे। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, समय। एक बार स्वामी विवेकानंद को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो। तब स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। तभी उस साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहां पर क्या कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूं। तभी साधु ने घमंड में कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूं। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आए और स्वामी जी को बोलने लगे कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियां नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा। साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपए बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। यानी कि दोनों के मिला के 50 पैसे यानी 1 रुपए उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम पीछा पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी के बहुत कीमती पढ़ाते साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही पढ़ा साल तुम अगर समाज के भलाई के लिए लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने फिर से उस साधु से कहा कि तुम्हारी तरह ही कई सारे लोग इसी तरह से अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों, आप अपनी टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसका एक्चुअल में कोई मतलब निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी भी बर्बाद। आपने अक्सर ज्यादातर लोगों को कहते सुना होगा, काश समय रहते ही हमने उस काम को कर लिया होता तो आज हम वो बन जाते।
या काश अगर उस टाइम हम अपने कितनी वक्त को बर्बाद नहीं किया होता घूम फिर के, पार्टी करके, तो आज हम जिंदगी में कुछ कर लेते। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, लोग तो हमेशा फायदा उठाएंगे। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का रहा। स्पान राजा बहुत खुशी और धूप के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए न कहें, किसी से सम्मान की भीख न मांगें। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए ये नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें। पहले इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है,
आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप तब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस अपना काम करो, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। और साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं। लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत न करें जो घटित हो चुकी हैं और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। उनसे साहसी बनने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को यह समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है। वह उस चीज को कैसे देखता है। कभी निराश मत होना, अच्छी चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना देगा। भले ही आपके पास बहुत सारा धन और शक्ति हो, जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेष विशेषताएं होंगी जिनसे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिसे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में सच बता सकें, और वह भी बिना डरे आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके। क्योंकि एक कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप अपनी शक्ति और संपत्ति में कहां हैं। आपको और कितनी प्रगति करने की आवश्यकता है मेरे बेटे। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां लोग आपको बहुत मूल्यवान समझेंगे। लड़कियां आपके साथ रहना चाहती हैं। शक्तिशाली लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस अवसर पर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आप जो चाहें चुन सकते हैं और पसंद का काम करने के लिए विकल्प होंगे। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उससे शादी करें। आपके लिए यह आसान होगा। इस मंजिल पर मौज मस्ती करें और जीवन का आनंद लेना। ठीक है, लेकिन आप जो भी करें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको यहां तक लाए हैं। कई लोग सफल होने के बाद फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि वह सफलता की चकाचौंध में खो जाते हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाओ जो मिला उन्हें यहां, और यही एक चीज उन्हें सफलता के शिखर से नीचे गिरा देती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें। क्योंकि आप एक बार जीत गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। ये हमेशा जरूरी है जीतने की ताकत। इसलिए कभी भी अपने आप को निराश न करें। जीवन के हर पहलू में हमेशा अपनी ताकत बढ़ाते रहें। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक बार राजा चंद्रसेन उनके मंत्री माधव से नाराज हो गए और उन्होंने माधव को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। माधव भी अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए राज्य छोड़कर चले गए। कुछ दिन बीते और राजा चंद्रसेन को माधव की याद आने लगी। क्योंकि चंद्रसेन को सभा में कोई भी निर्णय लेना होता था तो वह माधव की सलाह से ही लेते थे और उन्हें निर्णय लेने में आसानी होती थी। फिर एक दिन चंद्रसेन ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ माधव को ढूंढकर मेरे पास वापस लाओ। सभी सैनिक माधव को ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, लेकिन उनको माधव नहीं मिला। फिर राजा चंद्रसेन ने माधव को ढूंढने के लिए योजना बनाई और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाकर गांव में संदेश दो कि मुझे हर गांव से बुद्धि से भरा हुआ घड़ा चाहिए। अगर गांव का मुखिया बुद्धि से भरा हुआ घड़ा नहीं लाएगा
तो उसे घड़े में हीरे जवाहरात भरकर लाने होंगे। ये संदेश सभी गांव वालों के पास पहुंच गया और सभी गांव के मुखिया परेशान हो गए। सभी गांव के मुखिया ने अपने गांव में सभा बुलाई। तभी एक गांव में माधव एक किसान के खेत में बेस बदल कर काम कर रहे थे। जब सभा बुलाई गई तो माधव भी वहां पहुंचे। जैसे राजा अकबर ने कहा था, गांव के मुखिया ने वैसा ही गांव वालों को बताया और सभी चिंतित हो गए। फिर माधव ने कहा कि आप मेरे को एक घड़ा दे दो और मैं 1 महीने के बाद में उसमें बुद्धि भरकर आपको दे दूंगा। आप जाकर राजा को दे देना। गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था और सभी माधव की बात से सहमत हो गए। फिर माधव वहां से अपने खेत में चले गए। वहां जाकर टहनी के साथ लगे हुए कद्दू को घड़े के अंदर डाल दिया और टहनी को काटा नहीं। माधव उस कद्दू को अच्छे से खाद देते रहे और महीना पूरा हो गया और कद्दू का आकार भी बहुत बड़ा हो गया। अब कद्दू इतना बड़ा हो गया था कि वह घड़े के आकार से भी बड़ा लगने लगा था और उसे घड़े से बाहर नहीं निकल सकता था। फिर माधव ने घड़े को कपड़े के साथ ढककर गांव के मुखिया को दिया और कहा कि जाकर राजा चंद्रसेन से कहना कि घड़े के अंदर बुद्धि है और इस घड़े को बिना तोड़े और इसको बिना कांटे बाहर निकालना है। गांव का मुखिया राजा चंद्रसेन के पास गए और उन्होंने वही कहा जो माधव ने कहा था। राजा अकबर ने कपड़ा उतारा तो देखा कि उसके अंदर कद्दू है और चंद्रसेन समझ गया कि यह सोच और कोई नहीं रख सकता है, यह माधव घड़े का ही दिमाग है। फिर राजा चंद्रसेन ने गांव के मुखिया से पूछा कि यह घड़ा उसे किसने दिया है। मुखिया ने बताया कि हमारे गांव के एक किसान के खेत में एक आदमी काम करता है, उसने यह घड़ा मुझे दिया है। फिर चंद्रसेन गांव के मुखिया और सैनिकों को साथ लेकर उस खेत में गए और जाकर माधव को मिले और माधव से माफी मांगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ के साथ हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, वही एक और कहानी, कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आजाद कर दिया। मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं।